गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 11th के मैथ्स के रिलेशन फंक्शन चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज में कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, इसमें एफ और जी दोनों ही इस तरह के फंक्शन हैं कि आर टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो फाइंड करना है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी। तो आप देख रहे हैं, देखिए फंक्शन एक्स एक्स प्लस 1 है और जी एक्स 2x माइनस 3 है। ये अदर फंक्शन है तो वो जी एक्स नाम चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। तो f प्लस जी एक्स बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन x प्लस जी एक्स। अब फंक्शन x क्या है हमारा, x प्लस 1 प्लस जी एक्स है 2x माइनस 3, तो ये 3x माइनस 2 f प्लस जी एक्स हो गया। अच्छा f माइनस जी क्या है, देखिए वहाँ लिखा हुआ है f प्लस जी और f माइनस जी। ये f भी x का फंक्शन है और g भी x का फंक्शन है, इसलिए मैंने दोनों के साथ x लगाया है। तो फंक्शन x माइनस जी एक्स, तो x प्लस 1 माइनस, और माइनस के बाद के साइन चेंज हो जाएंगे 2x प्लस 3, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 4। अब है f अपॉन जी एक्स, तो फंक्शन x अपॉन जी एक्स इक्वल टू फंक्शन x क्या है हमारा, x प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3। तो आपने देखा f अपॉन जी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 है, तो जिसमें डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 है तो इसको जीरो से बचाना है, यानी कि 2x माइनस 3 अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो x की वैल्यू 3 अपॉन 2 आएगी। तो हम लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 अपॉन 2 हो गई तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें इसको उसमें डालना है कि x नॉट इक्वल टू 3/2। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, और रियल नंबर को तो बिलोंग कर ही रहे हैं कि R टू R है, रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि f इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 फंक्शन है फ्रॉम z टू z। z टू z क्या है, इंटीजर्स का है, z से z की ओर। तो डिफाइन फंक्शन x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फंक्शन x को डिफाइन भी किया गया है। तो फंक्शन x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा f देखिए, f क्या है, ये है f, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं ये, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। अच्छा फंक्शन x इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन x क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसा होता है, दो सेट होते हैं तो कोई रूल होता है, अब वो रूल जो है फंक्शन से डिफाइन किया गया है, कभी रिलेशन से है, लेकिन रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है जो है। तो यहाँ फंक्शन x ए एक्स प्लस बी है, तो फंक्शन x जो है वो y है, सेकंड वाले सेट में है, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर पहला x दूसरा y, तो अब यहाँ क्या है, 1 1 इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ f का एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो देयर फॉर पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1,
तो ये हो गया 1 इक्वल टू, अच्छा इसको कुछ नाम दिए दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट इन फर्स्ट। तो 1 इक्वल टू ए और x की वैल्यू भी 1 है प्लस b, इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू 1। अच्छा तो इसको बल्कि फर्स्ट नाम ना दे करके a दे दिया मैंने, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड मैं उसमें रखूँगा इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी a प्लस बी, इक्वेशन भी तो सोल्व करनी है फिर a b की, तभी वैल्यू आएंगी। अच्छा 1 1 इसका ऑर्डर्ड पेयर है, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं। 2 3 ले लिया, 2 3 इज ऑल्सो या एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ, एफ का ऑर्डर्ड पेयर है ये 2 3। अच्छा तो x की देयर फोर पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इन a में पुट कर दिया। तो 2 इक्वल टू नहीं y है, तो y 3 है, 3 ये है ना, y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करा इसमें, तो 3 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, या कह सकते हैं कि 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई आपकी, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। ये फर्स्ट तैयार हो गई, ये सेकंड। अब इन दोनों को हम सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गई a प्लस बी इक्वल टू 1। और दूसरी क्या है, ये हो गई आपकी 2a प्लस बी इक्वल टू 3, ये सेकेंड है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 2, a इक्वल टू 2 पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, या b इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 इधर माइनस 2, तो माइनस 1। तो आपकी a इक्वल टू 2 आ गई और b इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या देख रहे हैं, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन है डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। कंडीशन लगी हुई है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू, फर्स्ट ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन, ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, और ए बी बिलोंग टू आर बी सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। तो जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, हर केस में हमें जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, ये क्लियर करना है। तो देख रहे हैं आप आर ए बी, तो फर्स्ट केस है हमारा कि ए बिलोंग टू आर, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ए बिलोंग टू आर। फॉर ऑल मैं इस तरह सा सिंबल बना देता हूँ फॉर ऑल के लिए, ए बिलोंग टू एन, ए किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और ए आर को बिलोंग करता है। अब यहाँ आप एक बात समझ लीजिए, ये जो ए बिलोंग टू आर आया है, ये जो इंडिकेशन है ये रिलेशन के लिए है। ये रिलेशन आर क्या चीज़ है, आर एक बात समझ लीजिए कि ये आर रिलेशन है, नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इस आर को बिलोंग कर रहे हैं, न कि किसी रियल नंबर को। ये रिलेशन है नॉट रियल नंबर नहीं। अच्छा तो एक तो ये बात है। और अब देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इक्वल टू, अब ये ए है तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यह है ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, और यहाँ ए दे रखा है और यहाँ ए बी है,
तो y की वैल्यू b है, यहाँ y की वैल्यू a है, a इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यानी कि खुद नंबर खुद का स्क्वायर हो, इज ट्रू ओनली व्हेन a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू हो जाएगा, हैं, लेकिन अदर नंबर्स के लिए नहीं हो पाएगा। आप ये चीज़ देख लें भाई, यहाँ a b है तो x पे a है, y पे b है, और a इक्वल टू बी स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ a है तो a इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, देखिए b की जगह a है, इस कंडीशन में लगाइए b की जगह a इक्वल टू ए स्क्वायर, तो नंबर खुद का स्क्वायर हो गया। इट इज, ये केवल तभी ट्रू होगा जब a इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल 1 में ही ट्रू हो पाएगा। और लिख सकते हैं बिलोंग टू एन, किसी नेचुरल नंबर कोई बिलोंग कर रहा है 1। फॉर अदर नेचुरल नंबर्स इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो हाँ, तो देयरफॉर इससे क्या पता लगा कि ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड केस में आप देखिएगा, ए बी बिलोंग टू आर, तो बी सी, ए बी बिलोंग टू आर, सेकंड केस ये है, ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। तो देखिए, ए बी बिलोंग टू आर implies that BA belong to R, ये गिवन है हमें सेकंड केस में। अच्छा, तो आप देखें कि AB belong to R, अब यहाँ क्या है, if we know that, आप क्या जानते हैं, यहाँ देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि a इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी बिलोंग टू आर, तो a इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, ए बी बिलोंग टू आर तो a इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, बी ए बिलोंग टू आर, या इस तरह से लिखें कि ए बी बिलोंग टू आर implies that a इक्वल टू बी स्क्वायर। ऑल्सो वी नो दैट, यहाँ से हटा दो, ये तो क्वेश्चन में से आ गया। ऑल्सो बी ए बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वी नो दैट, अब लिखें आप, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर देन बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ए बी स्क्वायर के बराबर है तो बी ए स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख दें आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि देखिए अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, ए बी आर को बिलोंग करता है, तो क्या कंडीशन बनेगी कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर बी ए आर को, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये इसमें रिलेशन में डिफाइन किया गया है कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो अगर ए बी बिलोंग टू आर तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी ए बिलोंग टू आर से बनेगा बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं हो पाएंगी कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन संभव नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए रिलेशन, इट इज नॉट ए रिलेशन, false स्टेटमेंट। अच्छा, थर्ड वाले में आप क्या देखते हैं, देखें इसी के थर्ड पार्ट में, ये देख रहे हैं आप, थर्ड में क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। तो ये ए बी बिलोंग टू आर, और क्या दिया हुआ है कि बी सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर implies that
ए सी बिलोंग टू आर, ये गिवन है। तो अब आप देखें कि इफ ए बी बिलोंग टू आर तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, इफ बी सी बिलोंग टू आर तो बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ए बी बिलोंग टू आर ए इक्वल टू बी स्क्वायर और बी सी बिलोंग टू आर तो बी इक्वल टू सी स्क्वायर, सेम। अच्छा, तो देयरफॉर इन दोनों कंडीशन से हम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया C4। बट इफ ए सी बिलोंग टू आर, ये हमें क्या बताता है, तो ए इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां ए इक्वल टू C4 आया, यहां ए इक्वल टू सी स्क्वायर आया, ये ए इक्वल टू C4 और यहां ए इक्वल टू सी स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में, यहां ए इक्वल टू C4 आ गया और ये ए इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज नॉट ए रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है, देयरफॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये रिलेशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होता। बिल्कुल सिंपल बात है, ए बी बिलोंग टू आर ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग टू आर बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जब ए इक्वल टू बी स्क्वायर में हम बी इक्वल टू सी स्क्वायर पुट करेंगे तो सी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज C4, ये क्या हो गया C4। और अब वो कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन लगी हों तो इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर हो जाएगा। ए सी बिलोंग टू आर हमें बताता है कि ए इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, सेम अगर रिलेशन के हम रूल से देखें तो, क्योंकि ए इक्वल टू बी स्क्वायर रिलेशन में है, यहाँ से निकाला है ना रिलेशन का, देखो आप ये है रिलेशन में ए बी सच दैट ए बी नेचुरल नंबर है और ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन पास होनी चाहिए। अब ए इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया और यहाँ से ए इक्वल टू C4 आ गया, तो दोनों कंडीशन में डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, तो इट इज नॉट ए रिलेशन, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि अगर C4 है तो यहाँ भी C4 प्राप्त होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप, ए इक्वल टू सेट डिफाइन है 1 2 3 4, पी इक्वल टू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, एफ दिया है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसमें से क्या सही है, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, कि अगर वो क्या रिलेशन है क्या फंक्शन है। अच्छा, तो देखिए ए बी एफ, अब यहाँ देख रहे हैं, देखो 1 5 2 9, 2 ये रहा, 9 ये रहा, 3 1 3 1 4 5, अच्छा 2 11, 2 का ये 11 के साथ। अब हम देख रहे हैं, अब ऑर्डर्ड पेयर बनाते वक्त क्या होता था ए क्रॉस बी का, कि 1 का 1 5 9 11 15 16 सबके साथ होता था इस तरह से। तो हियर ये जो एफ है सबसेट है ए क्रॉस बी का। रिलेशन की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अगर ए और बी दो सेट हों और रिलेशन ए टू बी हो तो कोई भी रिलेशन उनमें हो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। जब तक ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा तब तक वो रिलेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि वो सब इसी में से निकल कर आए हैं। तो सबसेट है ए क्रॉस बी का। जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे बताया था, याद करिए, ए क्रॉस बी निकालना 1 का इन सब के साथ, 2 का इन सब के साथ, 3 का इन सब के साथ, 4 का इन सब के साथ। तो जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, उसी का पार्ट होगा। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर नज़र आ रहे हैं उसी ए क्रॉस बी के पार्ट हैं। इसीलिए देयरफॉर
एफ इज ए रिलेशन, ये आपको विद रीजन मिल गई चीज और क्लियर हो गया कि ये एक रिलेशन है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ ए से बी में कोई फंक्शन है। तो आप जरा यहाँ देखिए कि यहाँ 2 9 और 2 11, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 2 9 और 2 11 दोनों को। आप ये देख लें कि 2 9 here ordered pair of f 2 9 and 2 11 shows, क्या शो कर रहे हैं? that show that, ये क्या शो करते हैं कि एलिमेंट 2 हैज मोर देन वन इमेज, मोर देन वन इमेज, एक से ज़्यादा इमेज रखता है। जैसे पीछे भी मैंने बताया था कि फंक्शन को बताने के लिए हमें क्या देखना है कि किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो नहीं हो, या हमें देखना है एक ही एलिमेंट की दो इमेज ना बने। तो एलिमेंट 2 हैज मोर देन वन इमेज, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। याद करिए फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था? एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए हर एलिमेंट की, और यूनिक इमेज नहीं है, यहाँ डिफरेंट इमेज 2 की 9 भी है, 2 की 11 भी है, इट इज नॉट ए फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख रहे हैं एफ इज ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई जेड टू जेड है, यानी कि फंक्शन ए बी और ए प्लस बी और ए बी बिलोंग टू जेड। तो इज एफ इज ए फंक्शन, क्या एफ फंक्शन है, ये जस्टिफाई करना है। अब देखिए ये ए बी ए प्लस बी है और जेड टू जेड, जेड इंटीजर है, तो लेट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 रख कर देखिए इसमें। तो ए बी इक्वल टू 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 आ गया, और ए प्लस बी क्या हो गया? ए प्लस बी क्या हो गया? 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या हो गया? देयरफॉर 0 1 हो गया, यहाँ 0 1 इसका एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अच्छा, अब लेट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 2 रख लें, तो ए बी इक्वल टू 0 इंटू 2 0 हो गया, ए प्लस बी क्या हो गया? 0 प्लस 2 ये 2 हो गया, तो देयरफॉर 0 2 ये इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। आप देख रहे हैं, तो ये 0 1 0 2, हियर 0 हैज इट्स 2 images, 1 and 2, therefore it is not a function। देखिए 0 जो है ये किस में है? जेड इंटीजर में आता है, 1 2 भी इंटीजर हैं, तो जेड टू जेड हो गया। इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ, तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए इक्वल टू दिस और ए सेट दे रखा है, फंक्शन ए टू एन है, डिफाइंड बाई फंक्शन एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज पता करनी है। तो देखिए ए इक्वल टू दिस, तो एफ ए टू एन है, तो फंक्शन एन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फंक्शन एन दिया हुआ है क्वेश्चन में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो ये देखिए फंक्शन 9 निकालना है, तो फंक्शन 9 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 3 3 जा 9 है, तो 3 आ जाएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। फंक्शन 10 2 5 जा 10 है, तो 10 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो कितना आ जाएगा?
5 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, और भी निकालिए, फंक्शन 11 निकालिए। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है, 11 बन जाए 11, तो कितना 11 हो गया। फंक्शन 13 कितना होगा प्राइम फैक्टर इसमें, वो 13 होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अच्छा, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, तो रेंज एफ क्या होगी, इन सब की वैल्यू होगी। आप जानते हैं जो रेंज है वो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू, यानी कि जिस रूल के तहत वो फंक्शन आ रहा होता है वो वैल्यूज होती हैं। अब y क्या है, फंक्शन x, यहाँ फंक्शन n है, a टू n, तो a के ये एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट को यहाँ रखते चले जाएंगे और इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकाल करके, क्लियर है, बड़ा सिंपल है कि रेंज इसकी यही होगी। एक तो 3, 5, 11 और 13, यही नंबर इसकी रेंज में आएंगे, अदर कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।